हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं नीट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो इस चैप्टर को जानने से पहले हम समझेंगे थोड़ा बैकग्राउंड कि सेल कहाँ से आया। ठीक है। लगभग 1.46 बिलियन ईयर्स एगो वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। बट उस टाइम पे क्या था कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि कोई लाइफ उसमें सरवाइव नहीं कर सकता था। उसके बाद धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होने के बाद लार्ज वाटर बॉडीज फॉर्म होने लगे, जिसको हम आज ओशियंस बोलते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है, दो साइंटिस्ट आए, ओपरिन एंड हल्डेन। ओपरिन एंड हल्डेन, इन दोनों ने बोला कि जो पहला सेल प्रोड्यूस हुआ था ओशियंस में। इसलिए ओशियंस को क्या बोला जाता है? प्रीबायोटिक सूप्स बोला जाता है। प्रीबायोटिक सूप्स बोला जाता है। ठीक है। प्रीबायोटिक सूप्स बोला जाता है। ठीक है। प्रीबायोटिक मतलब लाइफ से पहले, सूप मतलब वाटर, मतलब जिसको कोई लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेल पैदा हुआ था। तो अभी पहला सेल कैसे पैदा हुआ था? जैसे हम एक घर बनाते हैं, तो घर में पहले बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। ऐसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ें बाद में होती है। बट पहले जब एक सेल बना था, सेल का एक बाउंड्री बना था, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए कुछ कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब कंपाउंड्स जुड़ने लगे, जुड़ के एक कवरिंग बनाए। ठीक है। जुड़ के एक कवरिंग बनाए। उसके बाद एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल पैदा हुआ, जिसका नाम था आरएनए। और ऐसा बोला जाता है कि आरएनए से डीएनए बना है। आरएनए से डीएनए बना है। ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में बोला जाता है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में ये बोला जाता है कि आरएनए से डीएनए बना है। पहले तो सेल का एक कवरिंग बना, सेकंड में एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना। उसके बाद उसके बाद कुछ डिफरेंट ऑर्गेनल्स सेल में बनने लगे। इस तरह से पहला सेल का जन्म हुआ, जिस सेल का नाम था कोआ सर्वेट। जिस सेल का नाम दिया गया था कोआ सर्वेट, इसको एक प्रोटोसेल्स भी बोला जाता है, जो परफेक्टली एक सेल नहीं था, सेल की तरह एक सब्सटेंस था। ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोआ सर्वेट्स, मीन्स थोड़ा सा सेल से अंडर डेवलप था। और फर्स्ट जो सेल बना था दैट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल बना था, उसके पास मेनली क्या नहीं थे? न्यूक्लियस नहीं थे। ठीक है। उसके पास न्यूक्लियस नहीं थे। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो उसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस जो था, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थे वो फ्री पड़े हुए थे, ऐसे ही पड़े हुए थे। उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं था। ठीक है। तो ऐसा न्यूक्लियस था प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल बनने लगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस आया? यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस बना, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस बना, उस न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना। Often in prokaryotic cell, we get circular DNA. सर्कुलर डीएनए जो ऐसे साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड वाला फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये तैरते रहते हैं। ठीक है। बट यूकैरियोट में ऐसा सिचुएशन नहीं था। यूकैरियोट में जो डीएनए था, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट था। उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, जो एक डबल मेम्ब्रेन का कवर है। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था जो कि एक डबल मेम्ब्रेन का कवर है। उसके बाद डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पैदा हुए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पहले प्रोड्यूस हुए। इन सब का फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक अबाउट सेल की, लिविंग सेल कैसे पहले फॉर्म हुआ। ओके, उसके बाद हम डिफरेंट प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल का पहला ऑर्गेनेल था वो था, पहला पार्ट था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था एक लिपिड से बना हुआ था, ठीक है, लिपिड से बना हुआ था। उसमें क्या थे? फैटी एसिड्स थे। जो प्रिमिटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जो प्रिमिटिव सेल में, जिसमें प्रोटोसेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, वो फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड। और अब अभी के टाइम में यूकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल होता है, जो कि एक 3 कार्बन का अल्कोहल है, उसके साथ फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जो होता है एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब ये वाटर से फियर करता है, डरता है, ठीक है। इससे बना होता है फॉस्फोलिपिड, और इसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए उसको फॉस्फोलिपिड बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड जो बोला जाता है। यही फॉस्फोलिपिड बेसिक यूनिट है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। यही फॉस्फोलिपिड बेसिक यूनिट है सेल मेम्ब्रेन का। और सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इट इज ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर कैसे हमें पता चला? क्योंकि हम जब सेल मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने क्या किया? हमने इसके लिए एक मॉडल यूज किया जिसको आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी क्यों लिया गया? क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस आरबीसी के पास नहीं होता है, जब इससे हम सेल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें से नहीं आएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर इसमें नहीं आएगा तो वो प्योर सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो वहां से जब हमने आरबीसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट किया, उसको जब एनालाइज किया तो पता चला कि सेल का सरफेस एरिया जितना होना चाहिए उससे डबल डबल लेंथ का मेम्ब्रेन मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि ये मेम्ब्रेन ना बाइलेयर होता है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है। ये मेम्ब्रेन बाइलेयर होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये हैं फॉस्फोलिपिड्स, एंड ये फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट है, एंड ये फॉस्फोलिपिड का टेल पार्ट है। एंड जो हेड पार्ट जो है वो है हाइड्रोफिलिक एरिया। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। एंड जो है टेल पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ओके। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, और इसके बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो 2 साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन, जिसने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है।
एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरा होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन, मान लो ये मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे घुस के रहता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। मतलब अगर हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकालने की कोशिश करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। बट अगर हम पेरिफेरल में प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकालने की कोशिश करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, ठीक है। तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इस कंक्लूजन को लिख के दिया था, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड क्यों ऐसे बोला गया? इसे फ्लूइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। बट मोजाइक इसलिए बोला गया क्योंकि ये लिपिड्स होते हैं और बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। लगभग 50% इसमें लिपिड होता है और 50% प्रोटीन होता है, लगभग, ठीक है। और इसमें कुछ शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं जो कि सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपको तो सेल थ्योरी पता होगा, सेल थ्योरी इसलिए मैंने स्किप कर दिया। सेल थ्योरी है कि सेल इज द बेसिक यूनिट, इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, दूसरा ये बोलता है ऑलवेज ए लिविंग सेल, ऑलवेज ए लिविंग सेल emerges from a pre-existing cell, pre-existing cell। हमेशा एक लिविंग सेल से ही बनता है, ठीक है। और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों बात एमजे स्लेडन एंड थियोडर स्वान ये दोनों लोगों ने बताई थी। इस चीज को सेल थ्योरी बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को सेल थ्योरी बोला जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अभी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया वाज ए प्रोकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल था और उसके पास एक यूकैरियोटिक सेल था, और ये प्रोकैरियोटिक सेल था, इसके पास एक यूकैरियोटिक सेल था। ये प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे इसके अंदर घुस गया, धीरे धीरे इसके अंदर घुस गया। इस प्रोसीजर को, इस घुसने की प्रोसीजर को बोला जाता है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस ये प्रोसीजर से इसने इसके अंदर घुस गया और रहने लगा। जब ये घुस गया और उसके अंदर रहने लगा, धीरे धीरे वो सेल के लिए एनर्जी बनाने लगा और सेल से खुद कुछ प्रोटीन लेने लगा। इसका प्रूफ क्या है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल था, इसमें ना सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसमें अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए के अलावा इसके पास ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके पास इसका खुद का डीएनए पाया जाता है और ये अपना खुद का प्रोटीन खुद बनाता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है।
और इसके पास जो राइबोसोम मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक के पास जो राइबोसोम मिलता है उसी तरह का ये होता है, सेम राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है, जिसको 70S राइबोसोम बोला जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम बोला जाता है। अभी ये राइबोसोम की बात थोड़ा कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, जिसमें एक लार्ज सब यूनिट 50S एंड स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है जिसमें 80S होता है और एक लार्ज सब यूनिट 60S का होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है। राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। दिस इज द लार्ज सब यूनिट, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। और ये एस क्या है, एस को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, जैसे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं किलोमीटर में या केजी में या मीटर में या सेंटीमीटर में, ऐसे ही राइबोसोम को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एस, स्वेडबर्ग यूनिट। और इस एस को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ओके, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो राइबोसोम जो 70S राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसलिए ये प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था और यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुस के वो धीरे धीरे रहने लगा। वहाँ पे जब रहने लगा तो वो सेल के लिए एनर्जी बनाया जिसको हम एटीपी बोलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है। ओके, अभी देखते हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो ऐसे फोल्ड करके रहता है। ठीक है, जो ऐसे फोल्ड करके रहता है। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, और ये इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोला जाता है, क्रिस्टा बोला जाता है। ओके, और ये बीच में यहाँ पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस इनर मेम्ब्रेन पे ही हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे ही हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए परमिएबल होता है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल नहीं होता, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। और उस इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेज नाम का एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है, उसी के वजह से यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के साथ एक कंटिन्यूअस ऑर्गेनेल है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द ऑर्गेनेल विच इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन की फोल्डिंग करना, प्रोटीन की फोल्डिंग करना, प्रोटीन की फोल्डिंग करना। तो प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होगा, तो ईआर के अंदर आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स या चैनल्स बोल सकते हैं इसे हम। आउटर मेम्ब्रेन पे चैनल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं। इस चैनल के थ्रू प्रोटीन अंदर जाता है और प्रोटीन यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दूसरे प्रोटीन के मदद से फोल्ड होता है।
उस प्रोटीन्स को हम, यहाँ तो नहीं चाहिए नेट के लिए, बट आप या मतलब ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, इसको चैपेरॉन्स बोलते हैं। इसी चैपेरॉन्स की मदद से प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ईआर के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद ये प्रोटीन फिर से बाहर निकल जाता है और एक वेसिकल की मदद से, एक वेसिकल की मदद से गोल्गी तक जाता है, वेसिकल की मदद से गोल्गी तक जाता है। ओके, ये होता है बेसिक पाथवे ऑफ प्रोटीन इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है एसीआर जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एक होता है आरईआर जिसको रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता। ओके, और रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग होता है। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन मैं आई एम रिपीटिंग कि इट्स प्रोवाइड्स a place for protein synthesis and provides a place for protein synthesis मतलब आपको बेसिक पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, डीएनए से बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। इस प्रोसीजर को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसीजर को एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसीजर को ट्रांसलेशन बोला जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसीजर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, डीएनए टू एमआरएनए, और एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर आता है, और ये क्या करता है, ये जाता है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जहाँ पे राइबोसोम होता है। कभी कभी फ्री राइबोसोम पे भी ट्रांसलेशन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम के पास जो कि रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। तो इट प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड इसके अंदर होता है प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, ये दो काम ईआर करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेनली लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। जितने भी लिपिड सप्लाई होते हैं, लिपिड किसके लिए चाहिए होता है, सारे ऑर्गेनेल्स उनके मेम्ब्रेन लिपिड से बने होते हैं। ओके, सारे ऑर्गेनेल्स उनके मेम्ब्रेन लिपिड से बने होते हैं एंड लिपिड सप्लाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए होता है, सारे ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन को चाहिए होता है। वो सप्लाई लिपिड देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है और लिपिड सप्लाई करता है। ओके, इसका काम है, और ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है, डिटॉक्सीफाई भी करता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है और ये रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ओके, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हुआ, हमारा ईआर खत्म हुआ, अभी हम थोड़ा गोल्गी के बारे में देख लेते हैं। गोल्गी, गोल्गी जो है इसको कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है और इसका जो इसका दो फेस होता है, एक होता है सिस फेस, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। ओके, जो सिस फेस होता है वो कन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब कोई भी ऐसी चीज हो उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, इस सरफेस को कॉन्वेक्स बोलेंगे। और कोई भी ऐसी चीज हो, ऐसी चीज हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। ओके, गोल्गी का ये जो फेस है यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है एंड दूसरा जो फेस है यहाँ पे कॉनकेव होता है। ओके, और इस फेस को ट्रांस फेस बोलता है, ट्रांस फेस बोलता है। गोल्गी का जो सीस फेस है उस सीस फेस से प्रोटीन एंट्री करता है और ट्रांस फेस से प्रोटीन आउटसाइड मतलब बाहर जाता है। ठीक है, तो सीस फेस को हम याद रख सकते हैं कमिंग इन, सी आई से याद रख सकते हैं कमिंग इन, एंड ट्रांस फेस से याद रख सकते हैं ट्रांसपोर्ट आउट। ठीक है, तो सीस फेस से अंदर आता है और ट्रांस फेस से बाहर जाता है, तो ये काम होता है गोल्गी के अंदर। तो गोल्गी में तीन चीजें होती हैं, सिस्टर्ना, सिस्टर्ना, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, ये तीन चीजें होती हैं। ये सी स्पेस होता है, ट्रांस स्पेस होता है, और बीच के पार्ट को मीडियन गोल्गी बोला जाता है, बीच के पार्ट को मीडियन गोल्गी बोला जाता है। ठीक है,
गोल्गी का मेन काम क्या होता है? पैकेज करना, प्रोटीन को पैकेज करना, प्रोटीन को पैकेज करना, उसको एक एड्रेस देना और प्रोटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना। ओके, मॉडिफाई करना। तो प्रोटीन को पैकेज करना, जैसे आप कोई ऑनलाइन पर चीज़ ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, वो प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है, वहाँ पे चीज़ पैकेज होता है शॉप से, वहाँ पे एक एड्रेस दिया जाता है, तब वो सीप होता है, आपके पास आके डिलीवर होता है। ठीक है, ऐसे ही गोल्गी में होता है। गोल्गी क्या करता है, आपके प्रोटीन जो ईआर से आ रहे, होल्डिंग होके आ रहे हैं प्रॉपरली, उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद पैक करता है, पैकेज करने के बाद बेसिकली में पैक कर देता है, पैकेज करने के बाद उसको एक एड्रेस दे देता है और उस एड्रेस पे जाके वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये करता है गोल्गी, पैकेज करता है, एक एड्रेस देता है और एड्रेस पे जाके डिलीवर हो जाता है। और इसका मेन जो इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन में मेनली आता है ग्लाइकोसाइलेशन, ये कुछ शुगर मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसाइलेशन ये कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स आपका प्रोटीन में ऐड करता है, इस प्रोसीजर को ग्लाइकोसाइलेशन बोला। तो ये चीज़ें गोल्गी के अंदर होता है। ओके, उसके बाद है, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके इसका मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके ये जो है इसके पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियर पोर के अंदर कुछ छोटे से, जैसे 40 किलो डाल्टन साइज एक होता है, साइज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, साइज को मीजर करते हैं डाल्टन। तो 40 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, आ सकता है पैसिवली, कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है। बट इससे ज़्यादा अगर हुआ तो उसके लिए कुछ प्रोटीन है जो इसको लेके जाते हैं और लेके आते हैं उसके अंदर से, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज ए एक्टिव प्रोसेस। ओके, तो न्यूक्लियस का जो पोर होता है उसके अंदर से कुछ चीज़ें पैसिवली आ जा सकते हैं। कहाँ से आ जा सकते हैं? साइटोप्लाज्म से आ जा सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर अपना डीएनए रहता है, इसके अंदर अपना डीएनए आराम से रहता है। ओके, और न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है एक डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। ओके, डबल मेम्ब्रेन है और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हो गया। गोल्गी हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। हमने राइबोसोम पढ़ लिया, लाइसोसोम बचा हुआ है, पेरोक्सिसोम बचा हुआ है। ठीक है, और प्लांट के केस में प्लास्टिड बचा हुआ है और सेल वॉल बचा हुआ है। ये तीन चार चीज़ें अभी हम देखेंगे। ओके, लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि चीज़ों को डिग्रेड करता है। मान लो एक घर में एक बहुत ज़्यादा कूड़ा भर गया है, ठीक है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, हम डस्टबिन में डालेंगे या बाहर उसको निकालेंगे। तो उस वजह से लाइसोसोम का वो फंक्शन होता है कि सेल में बहुत ज़्यादा कूड़ा भर गया, उसको डिग्रेड करना है, उसको सेफ प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, उस केस में लाइसोसोम काम आता है। वो कैसे करता है? उसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम होता है, उसके पास 40 to 45 हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जो फालतू की चीजें सेल के अंदर पड़ी हुई है उसको डिग्रेड कर देते हैं। कभी कभी ये सेल के खुद के ऑर्गेनल को भी डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि लाइसोसोम अगर बाहर इस एंजाइम को छोड़ दे तो सेल का कोई भी ऑर्गेनल मर जाएगा इस वजह से। तो उसको हम मतलब सेल ने इसका प्रोटेक्शन कैसे रखा है कि जो भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं वो पर्टिकुलर डिफरेंट पीएच पे होते हैं, उसका पीएच 7.4 होता है, 7.4 होता है।
और लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो 4 to 5 होता है, और उसी पीएच के बीच में उसके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अगर लाइसोसोम का एंजाइम बाहर भी आ जाए तो 7.4 पीएच में वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 7.4 पीएच में वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, 7.4 पीएच में वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, लाइसोसोम में लाइसोसोम अगर एंजाइम बाहर भी पोर कर दिया या लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए, उसके वजह से एंजाइम बाहर आ जाए, सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये होगा। उसके बाद पेरोक्सीजोम एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। पेरोक्सीजोम क्या करता है, सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक चीज होती है, ठीक है। ये क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब किसी से हम इलेक्ट्रॉन छीन लेना। मान लो मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, वो बंदा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, वो किसी दूसरे से छीनेगा, फिर वो किसी दूसरे से छीनेगा, ऐसा एक चेन बन जाएगा। जब मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूँ ना, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहा हूँ, उसका कुछ डैमेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ सेल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिनको आरओएस बोला जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजनिक स्पेसिस। वो क्या करते हैं, सेल से किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। तो इसके वजह से लाइसो पेरोक्सीजोम क्या करता है, उसके पास एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है H2O2। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जिस भी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है, जो आरओएस से जो इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन जब दे देता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, और किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज का जो चेन है वहीं पे रुक जाता है। इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का नाम आपने सुना होगा। तो इस वजह से पेरोक्सीजोम काम करता है। पेरोक्सीजोम क्या करता है, H2O2 होता है, ये एक रिएक्शन करता है, उसके वजह से क्या होता है, ये आरओएस को न्यूट्रलाइज करता है। बॉडी जो रिएक्टिव ऑक्सीजनिक स्पेसिस है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं बॉडी में, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये है पेरोक्सीजोम का काम। उसके बाद है प्लास्टिड, थोड़ा देख लेते हैं। प्लास्टिड, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो मेनली क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जो होता है, उसमें स्ट्रक्चर अगर आपको मैं बताऊं, ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। इसमें थाइलाकोइड्स होते हैं, थाइलाकोइड्स होते हैं, और थाइलाकोइड को एक साथ मिला के इसको ग्रैनम बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ग्रैनम को ग्राना बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ओके। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। और ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल था जो एंडोसिम्बायोसिस के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू यूकेरियोटिक सेल के अंदर घुस गया और रहने लगा। इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट है, वो कलर देता है, क्रोमो मीन्स कलर। वो क्या करता है, डिफरेंट फ्रूट्स, पत्ते, ये सबको कलर देता है, ठीक है। येलो कलर, ब्लू कलर, ये सब कलर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, वो स्टोरेज लिपिड्स, स्टोरेज प्लास्टिड होते हैं, ये स्टोरेज में काम आते हैं, स्टोरेज में काम आते हैं, ठीक है। जैसे एमाइलोप्लास्ट हो गया, स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करने के लिए इलायोप्लास्ट होता है, तो ये स्टोरेज में काम आते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड हो गया। उसके बाद सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल वॉल प्लांट में मेनली सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज में अगर बीटा 1 फॉर मॉर्निंग हो जाए, बीटा 1 फॉर मॉर्निंग हो जाए, उस केस में सेलुलोज बनता है, ठीक है। और ये ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्टेबल नहीं होता है, ये इसको सिर्फ कुछ काउज वगैरह र्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें र्यूमेनेंट्स एनिमल होते हैं, उनका गट इनको डाइजेस्ट कर सकता है, ह्यूमन इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सेलुलोज से प्लांट का सेल वॉल बना होता है। इसमें एक प्राइमरी वॉल होता है, प्राइमरी वॉल होता है, एक सेकेंडरी वॉल होता है, और एक मिडिल लैमेला होता है, ठीक है। मिडिल लैमेला होता है, और जो मिडिल लैमेला होता है
ये मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से और मैग्नीशियम पेक्टेट से। ओके, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बना हुआ है। ओके, तो ये था कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्गी पढ़ा, ईआर पढ़ा, हमने न्यूक्लियस पढ़ा, हमने सेल वॉल पढ़ा, हमने प्लास्टिड पढ़ा, हमने पेरोक्सिसोम पढ़ा, हमने लाइसोसोम पढ़ा, हमने राइबोसोम पढ़ा। तो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स थे हम आज उसको आराम से अच्छे से पढ़े। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके सर, हो गया।